टिड्डियों के इस आतंक पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, समझते हैं। हमारे साथ महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस के हेड प्रोफेसर अनिल कुमार चंगानी जी जुड़ गए हैं। चंगानी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। टिड्डियों का आतंक मच गया है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह टिड्डियां और खेती को उससे जबरदस्त नुकसान होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि 1993 के बाद ये इतना बड़ा हमला हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लगातार चेतावनी दे रहा था। कोरोना के बीच इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ध्यान देने में चूक हुई, कहीं कोई लापरवाही बरती गई, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा लोकस का या टिड्डी दल का फ्लॉक आया इस बार, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि इस बार का जो ये लॉकडाउन था, जो कोरोना एपिडेमिक्स की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, इस लॉकडाउन के चलते ये हुआ है कि एनवायरनमेंट और नेचर को काफ़ी रिलीफ मिला है। और जो सूदिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है, अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर भी है इस बार, जो रूटीन में मई के आखिर तक 48-50 डिग्री तक चला जाता है थार डेजर्ट में, वो इस बार 35 प्लस नहीं गया है। इट इज़ अराउंड 42 और 43 डिग्री सेल्सियस। ये अपने आप में लोकस की बहुत कंड्यूसिव और एटमॉस्फेयर बना रही है, उसके लिए हैबिटेट क्रिएट कर रही है। और इसके चलते इस बार जो इसकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा आई है। रूटीन में जो थार डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट से वहीं तक नजर आता है, वही लोकस आज एमपी के, यूपी के कई सारे हिस्सों तक पहुंच चुका है। दूसरा, इसमें ऐसा हो गया कि लोकस की जो तादाद है, चूंकि अभी लॉकडाउन के चलते सारा का सारा स्टाफ लॉकडाउन में बैठा हुआ है, सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, रेड जोन में जो स्टाफ काम कर रहा है, जोधपुर जैसे रेड जोन में जहाँ पे कि लोकस कंट्रोल बोर्ड का मेन ऑफिस है। इस वजह से लोग बाग अभी अपना जो लोकस कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में वजह है। हाँ, लेकिन सरकार अपने स्तर पे इसको जितना जल्दी कोऑर्डिनेट कर लेगी, उतनी जल्दी हम इस लोकस से निजात पा पाएंगे। जी, तो ये तब है जब लगातार जो संबंधित विभाग हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्तैदी से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसानों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आपने किसानों को सुना। कम से कम ये अच्छा है कि राजस्थान में अभी बड़े पैमाने पर फसलें नहीं खड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि इसीलिए नुकसान कम है? और अब तो मॉनसून आने वाला है, फिर से नमी होगी, तो क्या टिड्डियों की संख्या और बढ़ेगी? और अगर बढ़ेगी तो किस तरह के नुकसान का आकलन? जैसा कि आप जानते हैं कि जो थार डेजर्ट है, वहाँ के लोग थोड़ा बारिश का पूर्वानुमान लगाते हैं, और ये पूर्वानुमान भी जो है, जो प्रकृति की जो रिएक्शंस होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की रिएक्शन है, उनकी ब्रीडिंग बायोलॉजी है, उसी को देख के लगाया जाता है। तो इस बार जिस तरह से केयर के ऊपर फ्लावरिंग एक ही बार आया और फ्रूट एक ही बार में मैच्योर होकर शेड कर गया, इसी तरह से जो सांगरी है वो भी इस बार भरपूर आई है। जो फ्लावरिंग थी बहुत अच्छे से आई, यंग फ्रूट भी है और मैच्योर फ्रूट तक वो पूरा पहुंचा। तो जो प्लांट की फिनोलॉजी है, जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है, इस बार जो टिटेरिन अंडे दिए वो हायर प्लेसेस पे दिए। हाउस स्पैरो की जो ब्रीडिंग सक्सेस है वो 80% तक गई है। तो इन सभी नेचर की रिएक्शंस को देख के जो गाँव के बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, वो अपना पूर्वानुमान लगाते हैं, और उसको देखते हुए इस बार अच्छे मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और उस पूर्वानुमान के चलते ये हो रहा है कि लोगों ने अभी से ही अपने खेत तैयार करने शुरू कर दिए, और देखा जाए तो अब शायद 15-20 दिन में जैसे ही रोएंट तपते हैं और मिर्ग बाजते हैं, इस तरह की मारवाड़ी में कहावत है, इसके बाद सीधा का सीधा जेठ महीने में बाजरी की सोइंग कर दी जाती है। हालांकि अभी जो लोकस जिस तरह से आया है, अभी किसानों ने इतनी फसलों का बिजाई नहीं करी है, लेकिन आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस इशू ये बनने वाला है। और जिस तरह के संकेत इस बार प्रकृति ने दिए हैं, जिस तरह का ट्रेडिशनल फोरकास्ट सिस्टम गांव वाले या किसान भाई काम में लेते हैं, इस बार उन्होंने बताया है कि मारवाड़ में, राजस्थान में, हिंदुस्तान में मानसून बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी तक के जिस तरह से मानसून ने सिम्टम्स बताए हैं प्रकृति के अनुरूप और खेतों के अनुरूप, उन्होंने बारिशें करी और लोगों ने खेत कई जगह तो अपने तैयार भी कर लिए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे मानसून में जब तापमान बढ़ेगा नहीं, टाइम से बारिशें मिलती रहेगी, मॉइस्चर बढ़ता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी, इसके चलते टिड्डी का तादाद भी बढ़ेगा। इसलिए जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसको अभी समय रहते ही टारगेट कर लिया जाए। बारिश होने से पहले जितनी हम ब्रीडिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे, जो जो आइडेंटिफाइड कॉलोनीज है उनको टारगेट करके हम उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित कर लेंगे। टिड्डी का जितना नियंत्रण बारिश से पहले हो जाएगा वो हम कर पाएंगे, वरना बारिश के बाद इस टिड्डी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और शायद जिस तरह से आज कोरोना महामारी हमारे हाथों से बाहर निकल चुकी है, शायद इस बार अच्छे मानसून के होने के बावजूद हम अच्छी क्रॉप, अच्छे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। जी, टिड्डियों का इस पैमाने पर आना क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। ये जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, आपको लगता है उसकी वजह से ये समस्या और गंभीर हुई है? क्या कारण है जो इस बार ये यूपी और एमपी तक पहुंच गई, यहाँ तक कि हरियाणा भी?
अभी जो टिड्डियों की ज़्यादातर आबादी है उसमें यंग ज़्यादा है, और पिछली बार जब फ्लॉक आया था तो उसको हम पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर पाए थे। ये हमारे टिड्डी नियंत्रक दल के लोगों ने भी बताया और हम लोगों ने फील्ड में भी देखा। और जो टेम्परेचर पिछले महीने 1.5 महीने से 35-40 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, और कई बार क्लाउडी वेदर हो रहे हैं, कई बार साइक्लोन के चलते हुए यहाँ पे हमें बड़ा हाई क्लाउडी और सूदिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और अपने आप में ये टिड्डी को ब्रीड करने में बहुत बड़ा मदद किया। कैनाल के चलते, कैनाल के सीपेज के चलते, लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके चलते, कई जगह प्रोसोविस जूलीफ्लोरा के जो डेंस फॉरेस्ट बन गए हैं, उन सभी ने आइडियल हैबिटेट बनाने का काम किया है। और एक तरह से टिड्डी जो कभी भी इतिहास में इस तादाद में राजस्थान में ब्रीड नहीं किया है। रूटीन में जब ये ईरान इराक से चलता है, बलूचिस्तान आता है, पाकिस्तान से होते हुए थार डेजर्ट में एंट्री करता है, लेकिन इस बार जो पिछला लॉट यहाँ पे आया था उसमें से जो बचे हुए पॉकेट पॉपुलेशन थे वो अपने आप में ब्रीड कर गए, और आज वो तादाद इतनी हो गई है यंगस्टर की कि वो आपके बड़े बड़े शहरों में अजमेर, जयपुर, आगरा इसके आसपास नजर आ रहे हैं। अब सरकार ने मशीन स्प्रे के लिए यूके से मशीन्स मंगवाई हैं, ड्रोन के जरिए भी स्प्रे करने के लिए इजाज़त मांगी है। पेस्टिसाइड्स अब आपको लगता है कि इस बड़े पैमाने पर खतरनाक लेवल पर इस्तेमाल होंगे और उससे खेती और मिट्टी को किस तरह का नुकसान? इस बार लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि वो ड्रोन के थ्रू लोकस कंट्रोल के लिए स्प्रे करेगा, जो कि ड्रोन का और रिमोट कंट्रोल का एक लिमिट होता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई नीचे से ग्राउंड रियलिटी हमने आइडेंटिफाई नहीं की हुई होगी तो उससे हम टारगेट पे अटैक नहीं कर पाएंगे और टाइगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेदर यू आर डूइंग विथ ड्रोन, वेदर यू आर डूइंग विथ मैनुअल स्प्रे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ग्राउंड सर्वे करते हुए जो ब्रीडिंग कॉलोनी है उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप अच्छे से, चाहे ड्रोन के थ्रू करें चाहे आप मैनुअल स्प्रे करें, आप बहुत अच्छे से उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और टारगेट कर पाएंगे। दैट विल बी मोर यूजफुल। और लोकस कंट्रोल के लिए जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो स्प्रे हम करते हैं, अगर उसको लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट करते हुए डालेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो यूजफुल स्पीसीज है, जो शेड्यूल 1 स्पीसीज है, जैसे गोडाउन है, कई सारे रेप्टर्स हैं, कई सारी शेड्यूल 1 की स्पीसीज है जो इस इलाके में पाई जाती है थार डेजर्ट में, उनको हम बचाते हुए लोकस की जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट करते हुए स्प्रे कर पाएंगे। तो इस पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट को मिनिमम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए स्प्रे करना बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से FAO की भी एक चेतावनी आई हुई है कि जून और जुलाई के बीच एक बड़ा अटैक होना है, तो हमें हर तरफ सतर्कता बरतनी होगी। खेती के लिहाज से ये बहुत अहम होगा, देखना होगा कि सरकार कितनी मुस्तैदी से इस पर काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।